हेलो, यू ऑल आर वेलकम बैक टू दी वाइट स्लेट पढ़ाई। और आज हम लोग अपनी क्लास 10th की जो पढ़ाई है वो स्टार्ट करने वाले हैं। 10th क्लास की पढ़ाई और टाइमिंग भी जो है उसका वो भी 10 o'clock ही है। तो 10th क्लास मैथमेटिक्स की वीडियोस हर रोज़ आज से आपको 10 o'clock पर ही मिला करेंगी। आज हम उसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो भी लेटेस्ट वीडियोस आती हैं उनका नोटिफिकेशन फटाफट मिल जाए और आप उन्हें देख सकें, आपकी पढ़ाई में बीच में कोई गैप ना आए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है 10th क्लास का वो है रियल नंबर्स, जिनके बारे में आप पहले भी सब कुछ जानते हैं। एक क्विक रिकैप्चुलाइजेशन कर लेते हैं। रियल नंबर्स जो होते हैं वो हमारे जितने भी नंबर्स नंबर लाइन पर हैं उन सबको एक साथ मिलाकर हम रियल नंबर्स बोलते हैं। इसे हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि हम आर से भी डिनोट कर सकते हैं, चाहे वो आपके होल नंबर्स हों, चाहे नेचुरल नंबर्स हों, इंटीजर्स हों, रैशनल हो, इरैशनल हो, इन सबको कंबाइंडली मिलाकर हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स बोलते हैं। तो बस उन्हीं रियल नंबर्स को हमें एक स्टेप आगे की तरफ पढ़ना है और देखना है कि उसके ऊपर हम क्या क्या ऑपरेशंस यहाँ पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमारा जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें हमें फिर से यूक्लिड्स ज्योमेट्री, जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ी थी, वहीं से जो यूक्लिड सर थे उन्होंने एक यूक्लिड डिवीजन लेमा दिया था। तो यही है आपकी थ्योरम 1.1 जिसके साथ हम शुरुआत करेंगे। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा आप पहले भी कर चुके हैं, बहुत ही इजी है, सिर्फ इसकी लैंग्वेज जो है वो चेंज कर दी गई है। यूक्लिड डिवीजन लेमा हमसे कहता है गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b देयर एग्जिस्ट unique integers q and r satisfying a is equals to bq plus r where r is always greater than or equal to 0 but less than b। तो इसका मीनिंग यहाँ पर क्या है? जो आप ऑलरेडी अपना डिवीजन किया करते थे, डिवीजन करके हम लोग क्या निकालते थे अपना, कि डिविडेंड जो है हमारा, जो भी जिस चीज़ को हम डिवाइड कर रहे हैं दैट इज इक्वल्स टू योर डिवाइजर इनटू कोशेंट, मतलब जो भी आपका आंसर आया करता था, और प्लस रिमाइंडर। तो वही कुछ यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि अगर आपका एक इंटीजर a है और दूसरा b है तो इनके लिए दो और इंटीजर्स, यूनिक इंटीजर्स, क्योंकि हर एक का डिवीजन अपना अपना डिफरेंट होता है, हर एक के लिए रिमाइंडर और जो क्वोशिएंट है वो डिफरेंट आता है। तो a और b है हमारे, तो उनके लिए q और r भी एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि कैसे एग्जिस्ट करते हैं? इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और यहाँ पे जो रिमाइंडर है हमारा, ये हमेशा या तो 0 के इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा, लेकिन कभी भी ये जिस चीज़ से आप डिवाइड कर रहे हैं उससे बड़ा नहीं होगा। ये तो आपको अच्छे से पता ही है कि हम जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं, जो हमारा डिवाइजर होता है, रिमाइंडर हमेशा उससे छोटा ही बचता है, तभी तो हम डिवाइड नहीं कर पाते आगे और उसे छोड़ देते हैं वहीं पर, या फिर डेसिमल पॉइंट लगा के आगे बढ़ाते हैं। तो हमें डेसिमल पॉइंट के बारे में बात नहीं करनी, और हमें अच्छे से पता है कि हमारा जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा b से छोटा और 0 के इक्वल या 0 से बड़ा होने वाला है। तो बस इसी यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज़ करते हुए हमारी एक्सरसाइज 1.1 जो है वो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगी, और हमें बहुत लंबा लॉन्ग डिवीजन किसी भी चीज़ के लिए करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देखेंगे HCF वगैरह फाइंड आउट करना है, वो भी आप बहुत इजीली कर लेंगे, उसमें भी आपको कोई इश्यूज़ जो है इतने ज़्यादा नहीं आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो कि ये यूक्लिड डिवीजन लेमा आखिर हमें लगाना कैसे है, किस क्वेश्चन में हमें पता चलेगा कि किस तरीके से ये लगेगा। इसके साथ ही मैं एक और बात भी बोलना चाहूँगी कि जब से अभी ये कोरोना का टाइम चल रहा है तो ये जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है ये 10th क्लास में से हटा दिया गया है, ये डिलीटेड कोर्स में है, लेकिन मैं फिर भी आपको ये पढ़ा रही हूँ क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कि कब कौन सा कोर्स जो है वो दोबारा से ले लिया जाए या क्या चीज़ें हों। और आगे आने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी जब कोरोना ख़त्म हो जाएगा तो दोबारा से यही सारी चीज़ें फॉलो होने वाली हैं। तो एक टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ने में कुछ भी आपका बिगड़ेगा नहीं, आप अच्छे से इसे पढ़ें और समझें। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 1.1। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है कि हमें डिवीजन एल्गोरिथम जो है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम या फिर आप यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, एक ही बात होती है, उसको यूज़ करके हमें इन नंबर्स के HCF फाइंड आउट करने हैं। वैसे यूजुअली अगर हम करते तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते, आपको पता ही, आप बचपन से करते आ रहे हैं, दोनों के आप पहले मल्टीपल्स निकालते, सारे फैक्टर्स निकालते, और फिर उसके बाद आप उनमें से जो कॉमन होते थे उनको लिया करते थे HCF निकालने के लिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वाला जो रहता है हमारा काम। लेकिन यहाँ पर हमें हमारी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज़ करनी है। मैं यहाँ साइड में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा भी लिख रही हूँ, जो अभी हमने पढ़ी थी थोड़ी देर पहले। क्या था हमारा उसमें कि a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर
वेयर आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन बी। तो बस हमें यही जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है इसे यूज़ करते हुए अपना आंसर जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। अब हमारे केस में यहाँ पर आप देखिए ए और बी क्या क्या है हमारे। ए हमारे पास है हमारा 225, बड़ा वाला नंबर हमेशा हम ए लेंगे और छोटे वाले नंबर को हम यहाँ पर हमेशा बी लेंगे जब हमें HCF फाइंड आउट करना होगा। तो आप देखिए 135 में अगर आप 1 टाइम से मल्टीप्लाई करते हो तो 135 ही आ जाएगा, लेकिन अगर आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 225 से ऊपर चला जाएगा। तो इसको हम सिर्फ 1 टाइम ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लिखने का तरीका देखिए आप यहाँ पे 225 मैंने लिखा, ठीक है। मैं डिवीजन करने के लिए आपको कह रही हूँ, आप नॉर्मली यहाँ देखिए 135 को अगर मैं 225 ऐसे करके नॉर्मली डिवाइड कर रही होती तो मैं 135 टू जा नहीं कर सकती थी, क्योंकि 135 टू जा जो होता है मेरा वो 270 हो जाता है ना। 270 225 से ज़्यादा है, तो इस वजह से हम सिर्फ 1 टाइम्स ही कर सकते थे यहाँ पे। तो 135 आ जाता हमारा और रिमाइंडर जो है वो हमारा 90 यहाँ पर बच जाता। तो बस इसी चीज़ को हमने इस फॉर्म में यहाँ पर लिख देना है। कैसे? 225 हमारा किसके इक्वल होगा यहाँ? 135 इंटू 1 प्लस 90, ठीक है। जो रिमाइंडर था वो यहाँ आ गया, लेकिन अभी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया। हम तब तक इस वाले मेथड को कंटिन्यू ऑन करेंगे जब तक कि हमारा मेथड जो है वो यहाँ पे रिमाइंडर को 0 नहीं लेकर आ जाता, ठीक है। तो अब आप कहेंगे अब हमें ए और बी क्या लें? पहले तो हमें क्वेश्चन में उन्होंने 135 और 225 दिए हुए थे, हमने उनको ए और बी ले लिया, बड़े वाले को ए और छोटे वाले को बी। तो अब हम हमारा जो ये 135 है ये और जो रिमाइंडर आ जाता है उनको ए और बी के टर्म्स में ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इस बार अब 135 इज इक्वल्स टू 90। अब 90 में भी अगर आप देखेंगे 90 को अगर आप 2 टाइम्स कर देते तो वो हमारा 180 के इक्वल हो जाता, तो हम वो नहीं कर सकते, 135 से वो बड़ा होता। तो 90 भी इंटू 1 हमारा रिमाइंडर जो यहाँ बचेगा वो बचेगा 45। आप माइनस करके आराम से देख सकते हैं 135 में से 90 को अगर माइनस करेंगे बिल्कुल इसी तरीके से जैसे अभी मैंने यहाँ निकाला है तो रिमाइंडर 45 निकल के आ जाएगा। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हम और आगे बढ़ेंगे। इस बार आ जाएगा 90 इज इक्वल्स टू 45 इंटू 2 प्लस 0। इस बार अगर मैं 45 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो बेशक वो 90 के इक्वल होता है और हमारा रिमाइंडर जो है वो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो क्या था हमारा लास्ट जो क्वेश्चन था वो क्या था? यहाँ पे हमने b किसको लिया था लास्ट में? 45 को हमने b लिया था लास्ट में। तो जो भी हम लास्ट में जिस चीज़ को भी b कंसिडर करते हैं वही हमारा HCF होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया वो आ जाएगा आपका 45। हमारा HCF जो है यहाँ पे 45 निकल कर आ जाएगा। इसी तरीके से आपको सेकेंड और थर्ड पार्ट जो है वो सॉल्व करने हैं। देखिए यहाँ पे 38220 जो है हमारा, उसके लिए देख लेते हैं। तो 38220 जो है उसमें अगर आप 196 लिखा हुआ है तो अब आप सोचेंगे कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कराएं, क्या कराएं? आप अपने आप ही देख लो। अगर आपने इसे नॉर्मली पहले आप 100 से मल्टीप्लाई करा के देखो, नॉर्मल तरीका बता देती हूँ। 100 से मल्टीप्लाई कराने पे ये 1000 आपका 19,600 बनेगा, तो भी इससे काफ़ी छोटा हमें नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि अप्रॉक्सीमेटली हमें 200 तक मल्टीप्लाई इसका कराना होगा, तभी शायद मतलब 196 का कहीं ये वाले जो टर्म्स है 195 197 इतने टाइम्स जाकर ही कहीं इसके आसपास जो वैल्यू है वो हमारी आ पाएगी। तो पहले ही इसे एस्टिमेशन एक लगा लेना है। जैसे हमने यहाँ लगा लिया था कि 135 इंटू 1 करके ही काम चल पाएगा, 2 नहीं कर सकते थे क्योंकि फिर वो हमारा 270 के इक्वल हो रहा था। यहाँ पे भी एक एस्टिमेशन लगा लिया हमने कि अगर 100 भी सीधा मल्टीप्लाई किया होता तो भी इससे बहुत छोटा नंबर बन रहा था हमारा। तो अगर इसके बराबर लाना है तो ऑलमोस्ट जो है ना ये नंबर इसका 200 टाइम्स लिखा हुआ है, तो इसके आसपास वाले नंबर्स को ही हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करा के और इसके इक्वल बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैंने पहले से ही ये चीज़ कोशिश की थी और जो हमारा आंसर आता है वो यहाँ पे आता है 195। अगर मैं 196 को 195 से मल्टीप्लाई करा देती हूँ तो आपको कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। यहाँ पे ये 38220 ही आप चाहें तो बिल्कुल कोशिश कर सकते हैं। जैसे मैंने सबसे पहले जो कोशिश की थी वो हमारा 200 से मल्टीप्लाई किया, बहुत ज़्यादा आ गया था
तो फिर मैंने सोचा शायद हो सकता है कि कहीं 196 का स्क्वायर ना हो, तो मैंने 196 इंटू 196 किया तो भी थोड़ा सा ज़्यादा आया, तो फिर मैंने 195 से मल्टीप्लाई किया तो एग्जैक्टली मुझे यही नंबर मिल गया। तो इस बार में इस वाले क्वेश्चन में एक ही बार में हमारा आंसर आ गया। देखो आप यहाँ पर कि अगर मैंने 196 के साथ 195 मल्टीप्लाई कराया एग्जैक्टली वही चीज़ मिल गई और रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया। अल्टरनेटिवली आप चाहें तो पूरा डिवीजन मेथड करके देख सकते हैं तो भी यही चीज़ आएगी। तो इससे हमें क्या पता चला कि इस केस में हमारा HCF क्या होगा, यहाँ पे हमारा B जो था वो 196 था, तो इस टाइम पे जो B है वही HCF हो जाएगा। इसी तरीके से हम ये लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब तो थर्ड क्वेश्चन जो है वो हमारा यहाँ पे 255 और 867 हमें दे रखे हैं। वही सेम चीज़ हमने करनी है 867 के साथ कि 255 में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जो इससे 867 से कम रहे। तो आपको यहाँ पे आसानी से दिख रहा होगा कि हम 3 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और जब हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा रिमाइंडर बचता है वो बचता है 102। आप चाहें तो यहाँ पे इसको ऐसे करके भी देख सकते हैं कि हम जब 255 से अपना 3 के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं, देखिए 3 5 15 का 5 कैरी 1, 3 5 15 और 1 जो है वो हमारा 16 कैरी 1, 3 2 6 और 1 7। देखिए रिमाइंडर मैंने जितना आपको बताया था उतना ही बचा 102। अब हम क्या लेंगे 225 और 102 ले लेंगे, यहाँ पर 255 और 102 को ले लेंगे। तो इस बार अब हमारा 255 जो है दैट वुड बी इक्वल टू 102, और इसमें भी हम सिर्फ मुश्किल से 2 टाइम्स ही मल्टीप्लाई करा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करा सकते। इंटू 2 कर लेते हैं, इंटू 2 करने से यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 51। आप चाहें तो करा के देख सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2। देखिए आपके सामने 51 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है 51 रिमाइंडर अभी भी बचा है, इसका मतलब हम 102 और 51 को और लेंगे अभी। 102 वुड बी इक्वल्स टू 51 इंटू 2 प्लस 0। फाइनली हमारे पास जो रिमाइंडर आ गया वो रिमाइंडर कितना आ गया हमारा 0 आ गया। तो बस रिमाइंडर यहाँ पे आप ये देखिए, इसको अलग से करके दिखा देती हूँ 51 वाले को। 51 और 102 करते हैं, यहाँ पे 2 टाइम्स, 2 1 ज़ा 2, फिर 2 5 ज़ा 10। तो देखिए 0 आ गया बिल्कुल। तो जैसे ही 0 आ जाता है तो उस टाइम पे जो भी हमारे B की वैल्यू वो HCF है, तो B की वैल्यू है यहाँ पे इस बार 51, तो HCF भी हमारा आ गया इस केस के लिए 51। तो था इजी है, बस आपको नॉर्मली कुछ डिविजन्स करके देखने थे और उनमें क्वोशंट और रिमाइंडर्स लिखते जाइए जब तक कि आपका रिमाइंडर लास्ट में 0 नहीं बचता। तो चलिए इसी तरीके से आगे वाले क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, वो तो और भी इजी है, उनमें इतना भी कुछ करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका ये कह रहा है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स जो होते हैं वो सारे के सारे किस फॉर्म में होते हैं, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, जहाँ पर q जो है वो एक आपका कोई इंटीजर है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, इन्होंने कहा है हमसे पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स के बारे में कि सारे पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स जो हैं वो हमारे 6q + 1 या ये जो इन्होंने 3 फॉर्म्स दे रखे हैं इसी फॉर्म में होते हैं। तो हम भी देख लेते हैं कि क्या ये बात सही कह रहे हैं या नहीं, बस हमें यही प्रूव करके भी यहाँ पे दिखाना है। अपना सेम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे आप वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे हमें 6q उन्होंने लिख कर दिया हुआ है ना, हर एक के आगे 6 6 लिखा हुआ है। तो हम क्या कंसिडर कर लेते हैं अपना कि लेट a बी अ पॉजिटिव इंटीजर। मैं ये नहीं कह रही कि a मेरा ऑड है या इवन है, इन्होंने ऑड के बारे में बोला है, मैंने कहा कि सिर्फ एक पॉजिटिव इंटीजर है a। अगर a हमारा पॉजिटिव इंटीजर है तो फिर b विल बी एंड लेट b बी 6, ठीक है 6 आ रहा था ना बार बार हर एक जगह पे, 6 + 1 ऐसे करके 6q + 1, तो हम लोग b जो है उसे 6 कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, यहाँ पे हमें हमारे यूक्लिड डिवीजन लेमा या फिर मैं सिंपल उसमें लिखती हूँ बाय थ्योरम 1, जो हमारी थ्योरम 1 है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे a का क्या फॉर्म होना चाहिए, a वुड बी इक्वल टू 6q + r, वही होता है ना यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे r की वैल्यू कितनी होती है हमारी 0 या उससे बड़ी,
पर b से हमेशा छोटी। अब r की वैल्यू यहाँ पे क्योंकि b से हमेशा छोटी है जो बोला जा रहा है, तो हमारी r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? सो r could be equal to 0, it could be equal to 1, 2, 3, 4 and 5। सिर्फ इतना ही हो सकता है क्योंकि हमारी b की वैल्यू यहाँ पे हमने 6 ली है, तो r हमारा सिर्फ 0 से लेके 5 तक ही कुछ हो सकता है। तो अगर 0 से लेके 5 तक r की वैल्यू होगी तो हम उस पर a की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं कि a की क्या क्या वैल्यूज बन सकती हैं। देखिए a की एक वैल्यू बन सकती है 6q जब हमारी r की वैल्यू होगी 0। दूसरी वैल्यू बन सकती है, अगर मैंने r को 1 रखा, 6q + 1, फिर बन सकती है 6q + 2, ठीक है। फिर बन सकती है मेरी a की वैल्यू 6q + 3, फिर बन सकती है 6q + 4 और एक लास्ट वैल्यू बन सकती है 6q + 5। बस यही कुछ वैल्यूज जो है वो मेरा a यहाँ पर ले सकता है इस वाले हमारी पूरी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अब आगे हमें जो प्रूफ करना था वो हमें प्रूफ करना है ऑड इंटीजर्स के लिए कि हमारा a जो है वो ऑड इंटीजर हो, तो हमें सिर्फ यहाँ पर 6q + 1, फिर से क्वेश्चन देखिए एक बार, 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5, सिर्फ यही वैल्यूज चाहिए। तो इसका मीनिंग ये है कि ये 6q, ये और ये, इसको हमें क्या प्रूफ करना होगा कि ये सारे के सारे जो हैं वो हमारे इवन नंबर्स हैं और सिर्फ यही वाले जो हैं वो ऑड नंबर्स हैं। तो बस हमें यही छोटी सी चीज़ जो है वो प्रूफ करके दिखानी है। अब देखिए ये कैसे प्रूव होगा। नॉर्मल सी बात होती है, एक आपने पहले पढ़ा होगा कि अगर किसी भी नंबर को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ अगर मैं किसी नंबर को, तो उसका मीनिंग है कि वो इवन नंबर हो गया हमारा, है ना। किसी भी नंबर को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इवन नंबर बन जाता है। और अगर आप उसमें +1 कर दें तो ऑब्वियसली वो नंबर हमारा ऑड होता है ना। कि अगर मैंने यहाँ पर लिया 2 और उसमें मैंने 3 के साथ या कोई भी नंबर मल्टीप्लाई किया तो 2 3 तो मेरा 6 होता है, लेकिन अगर मैं इसमें +1 कर दूँ तो ये एक ऑड नंबर 7 बन जाएगा। इसका मीनिंग ये है कि ऑड नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, इस अगर फॉर्म में देखना हो हमें, तो ऑड नंबर्स को हम लिख सकते हैं हमेशा हमारा 2m + 1। हमेशा हमारे जो ऑड नंबर्स होते हैं वो इस फॉर्म के होते हैं कि 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हो और साथ में उसमें +1 भी आ रहा हो। तो अब हमें यही चीज़ इन सब के साथ भी फाइंड करके देखनी है कि ये वाला जो है सिचुएशन कहाँ कहाँ पे बन सकता है। अगर मैं पहला वाला देखती हूँ, इसमें कहीं पे +1 ही नहीं है मेरे पास, सिर्फ 6q लिखा हुआ है। 6q को मैं क्या लिख सकती हूँ, देखिए आप, फर्स्ट वाला जो a है 6q, मैं 6q को लिख सकती हूँ यहाँ पे 2 × 3q, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे 2 × इन्होंने जो m दे रखा है वो m, जहाँ पर हमारी m की वैल्यू क्या है 3q ले ली मैंने। +1 तो यहाँ नहीं आया, 2m अपने आप में एक इवन नंबर है, सामने सामने नजर आ रहा है, कोई भी चीज़ 2 से मल्टीप्लाई होकर इवन हो जाती है। सेकेंड वाला केस देखिए अब यहाँ पे 6q + 1, इसे मैं कैसे लिखूँ अब, 6q + 1 को भी वही 2 × 3q + 1। अब मैं इसमें से 2 अलग लिख लेती हूँ और हमारा जो ये 3q है इसको अलग लिख लेती हूँ ब्रैकेट में और +1, ठीक है। तो मतलब कि 2m + 1, तो यहाँ पे मेरा ये 2m + 1 वाली जो सिचुएशन थी वो फॉलो हो गई। इसका मतलब 6q + 1 जो है वो एक ऑड इंटीजर है हमारा, ठीक है। यही प्रूफ करना था ना कि सारे के सारे ऑड इंटीजर्स या तो 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के ही फॉर्म में होंगे। तो मैंने पहला प्रूफ कर दिया कि ये तो इवन है। सेकेंड हमारा 6q + 1 जो है वो हो गया हमारा ऑड। ऐसे ही आप 3q + 2 के लिए क्या कर सकते, 6q + 2 के लिए क्या कर सकते हैं, सेम वही चीज़, इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, दोनों में आ रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा 3q + 1 ब्रैकेट में। इसका मतलब फिर से ये 2m के इक्वल आ जाएगा आपका, और 2m हमें फिर से पता है कि एक इवन नंबर होता है, तो ये भी हमारा डिस्कार्ड हो गया, ये भी हमारा एक इवन नंबर हो गया। इसी तरीके से अब मैं 6q + 3 के लिए देखती हूँ। 6q + 3 में हम क्या कर सकते हैं, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 3q + 2 + 1, ठीक है, +2 + 1, 3 को 2 + 1 बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब अगर मैं इसमें से 2 जो है वो कॉमन लेती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2 कॉमन लेने से मेरे पास अपने आप ही यहाँ पे बचेगा, देखिए आप, ये जो 3q था वो और +1 जो है ये हमारा यहाँ आ गया ब्रैकेट में, और +1 एज इट इज़ यहाँ पे बच गया, ठीक है। तो ये मेरा फिर से 2m + 1 के फॉर्म में आ गया, जहाँ पे मेरा m जो है वो 3q + 1 के इक्विवेलेंट है, ठीक है।
इन दोनों में से मैंने 2 कॉमन लिया था, 3q + 1 ब्रैकेट में आ गया और +1 तो मुझे अलग से चाहिए ही था। फिर से मेरा ये 2m + 1 के फॉर्म में आ गया, तो इसका मतलब ये मेरा एक ऑड नंबर हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर आप आगे भी देखोगे इसके लिए तो सेम फिर से वही सिचुएशन फंस जाएगी। 6q + 4 के केस में भी आप इसमें से भी 2 कॉमन ले लो, बेशक लेना चाहो तो। 2 कॉमन लेने से यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास, 3q + 2। ठीक है, मतलब कि 2m, जहाँ पे m की वैल्यू है 3q + 2, तो फिर से 2m आ गया। एक इवन नंबर है वो, 2 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होकर इवन हो जाता है, तो ये भी डिस्कार्ड हो गया। ये तीनों हमारे इवन हो गए। लास्ट बचा है हमारे पास क्या, 6q + 5 जो है वो 5 होगा। वो हमारा 6q + 5 जो है क्या वो हमारा एक ऑड नंबर बनेगा या नहीं, तो देखते हैं ऑड नंबर बनता है या नहीं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 + 1 लिख सकते हैं। तो सेम वही यहाँ पे करेंगे फिर से। ठीक है, ये 4 + 1 लिखते ही हाँ, मैं जब 2 कॉमन लूंगी तो मेरे पास बच जाएगा 3q + 2 + 1, मतलब कि 2m + 1, जहाँ पे m की वैल्यू जो है वो 3q + 2 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से सारे के सारों को सॉल्व करके हमने ये प्रूफ कर लिया अपना कि जो मेरे 6q है, 6q + 2 है और 6q + 4 है, वो सब इवन है। तो ऑड क्या क्या हुआ, सिर्फ 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। तो यही हमसे क्वेश्चन ने कहा था कि ये शो करिए कि सारे के सारे ऑड इंटीजर्स जो है वो सिर्फ इसी फॉर्म के होते हैं। तो हमने ये शो कर दिया कि 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 फॉर्म के ही होंगे ये। इसी तरीके के आगे और भी क्वेश्चंस हैं जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यही यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के ऊपर ही बेस्ड हैं वो क्वेश्चंस भी हमारे एक्सरसाइज 1.1 के। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक आप कोशिश करिए कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है इसे आप अच्छे से समझ पाएं। तब तक के लिए बाय बाय।